हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर के आया हूं अपने फ्री यूपीएससी लेक्चर फॉर आईएएस का लेक्चर नंबर 3 टाइप्स ऑफ लॉ। जैसा कि दोस्तों आपने अपने हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ है। बट इसके अलावा भी कई सारे लॉज होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। सो तो हमें डिफरेंट टाइप्स के लॉज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छी तरह से करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए, है ना, हमें अलग अलग तरीके के लॉ की जरूरत पड़ती है। इसमें हमारे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो जाते हैं और बाकी सारे लॉज हो जाते हैं। इनको हम आज हर टाइप्स ऑफ लॉ या वेरियस कैटेगरीज ऑफ द लॉ में डिफाइन करेंगे। तो आपका सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, सबसे पहले तो हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। बट इसके अलावा बाकी पॉइंट जो मैं आपके सामने लिखाना चाहता हूँ वो पहले सबसे पहले होगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सेकंड पॉइंट आ गया आपका स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ, अब इनके बारे में हम डिटेल में अभी यही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप सारे धीरे धीरे करके पॉइंट नोट कर लीजिए। स्टैट्यूटरी लॉ, that is known as the ordinance, ordinance, NANCE, यही स्पेलिंग होती है ना। ORDIANANCE, ऑर्डिनेंस। फोर्थ है जुडिशियल। फिफ्थ इज एप्लीकेबल लॉ और रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एप्लीकेबल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सिक्स्थ सिक्स्थ हो गया आपका बाईलॉज। सेवेंथ हो गया आपका रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, कॉमा, डायरेक्शंस, डाई डायरेक्शंस, etc. And eighth is customs that are enjoy the force of law। फोर्स ऑफ लॉ। अब इन सब पॉइंट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपको मैं ऐसे ही सिंपल से बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, जो एक तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन से बन के आते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। स्टैट्यूटरी लॉज जो हो गए, जो आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में बनते हैं। ऑर्डिनेंस जो हो गया, जो आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट बनाते हैं। जुडिशियल वो हो गया, जो आपके कोर्ट्स बनाते हैं। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एप्लीकेबल लॉज एंड रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉज हो गए, आपके जो इंटरनेशनल लॉज हो गए, उनके कुछ है रूल एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री पे भी लागू होंगे। उन सब रूल्स को है ना, उन सब लॉज को हम यहाँ पर इस कैटेगरी में डालते हैं। और ये कैसे होगा, इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक डेफिनेशन ऐसे लीजिए कि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट होता है ना, बिटवीन आवर कंट्री एंड सम अदर कंट्री, आवर कंट्री एंड सम अदर कंट्री। तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो हमारे, है ना, हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होंगे। मान लीजिए कि है ना, किसी ने, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे कुछ पॉल्यूशन नॉर्म्स बनाए बिकॉज ऑफ सम एग्रीमेंट, तो हमें उस हिसाब से वो BS6 एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, तो हमारी तरफ से एक लॉ टाइप हो गया। बाई लॉज हो गए एक स्मॉल तरीके के लॉज, जो किसी भी लॉ को है ना छोटे छोटे चीजों में डिवाइड कर रहा है। छोटे छोटे लॉज, मान लीजिए कि बिजनेस कॉर्पोरेशन में इतने वर्किंग आवर्स हैं इस तरीके से, या म्युनिसिपैलिटी कहीं टैक्स इम्प्रोवाइज करती है, उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से बाई लॉ। इसके बाद ना आगे बढ़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, डायरेक्शन। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इनके अलावा कुछ है रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है, जैसे कि कोरोना लॉकडाउन के टाइम सम रिलैक्सेशन दिया गया दिल्ली गवर्नमेंट का। तो एक तरीके से उन्होंने कुछ है ना रिलैक्सेशंस दिया है, तो एक तरीके से एक ऑर्डर हो गया है, कुछ नोटिफिकेशंस हो गए। और लास्ट में एट्थ हो गया कस्टम दैट आर एंजॉय द फोर्स ऑफ लॉ, है ना। इंडिया जैसे कि आपको पता है बहुत बड़ी डाइवर्सिफाई कंट्री है। अब यहाँ पर कुछ रिलीजन एंड कस्टम्स हम फॉलो करते हैं, है ना। अगर वो रिलीजन एंड कस्टम्स है ना पब्लिक ऑर्डर में है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसमें है, तो वो एक फोर्स हो गया इनफोर्स। और इसको हम ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक मैरिज एक्ट है हमारा, जो हम मैरिज करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर कुछ चीजें नहीं होती और हम, है ना, कोई लड़की या कोई लड़का उसमें कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट के थ्रू उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इस तरीके से लास्ट पॉइंट हो गया। तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ लॉ मेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये सबसे बड़ा सुप्रीम, इट इज द सुप्रीम लॉ। ये एक तरीका सुप्रीम लॉ बन गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। ये तो हमने इतने सारे चैप्टर्स में वैसे भी पढ़ रखा है। सेकंड आता है आपका स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में बताते हैं। स्टैट्यूटरी लॉज जो होते हैं, स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं, है ना, इज द टाइप ऑफ लॉ that is created by an act of parliament or legislature। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है और जो लेजिस्लेचर है वो कोई एक्ट निकालेगी, उस एक्ट के बेसिस पे अगर कोई लॉ बनता है उसको हम स्टैट्यूटरी लॉज कहेंगे। ये लॉ, इट इज, कंट्रोल जेड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारे पार्लियामेंट
से नहीं बन के आया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बन के आया। बट स्टेट्यूटरी लॉ हमारे पार्लियामेंट से बन के आया, हमारे लेजिस्लेचर से बन के आया। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से अलग होती है। इट इज इंफीरियर टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मतलब अगर कोई स्टेट्यूटरी लॉ ऐसी बनती है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वायलेट करने की कोशिश करे, उस कर तो वो स्टेट्यूटरी लॉ इनवैलिड हो जाती है। इट इज, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज इंफीरियर टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सामने ये छोटी है, इनइफेक्टिव है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सामने कुछ भी नहीं है एक तरीके से ना। और अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से और ये अलग हो जाए, तो ये है ना स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से स्टैट्यूटरी लॉ अलग हो जाए, तो उस केस में स्टैट्यूटरी लॉ इनवैलिड हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। और ये स्टैट्यूटरी लॉ कैन नॉट चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और ये स्टैट्यूटरी लॉ कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को कभी चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया आपके, है ना, ये स्टैट्यूटरी लॉ। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेकर के चलते हैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, एक तरह से एक सेक्शन है, ये हो गया। सी डबल ए, ये हो गया। फार्म लॉज बने थे, फार्म लॉज बने थे, गवर्नमेंट निकाला, जो कि अभी वापस ले लिया है गवर्नमेंट ने। या हमारे कोई क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब क्रिमिनल को ये कौन सी प्रोसीजर्स में किस तरीके से होंगे, वो जो कि आईपीसी के हिसाब से ही बन जाते एक तरीके से, फिर वो होंगे। इसको स्टैट्यूटरी लॉज को आल्सो नोन एज स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, इसको स्टैट्यूट भी बोल सकते हैं, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया स्टैट्यूटरी लॉ जो कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन या किसी एक्ट के बेसिस पे बनती है। जो तीसरा चीज हो गया वो हो गया ऑर्डियन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस लॉ, लॉ लॉ। अब इसको कैसे समझे? ऑर्डिनेंस लॉ मेड बाय गवर्नर और प्रेसिडेंट। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पावर है, पार्लियामेंट को पावर है। बट ये गवर्नर और प्रेसिडेंट ये लॉ बन कब से बनाने लगे? थोड़ा ऐसे सरप्राइज सा लग रहा होगा, ये कैसे हो गया? थोड़ा सरप्राइज सा लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया, सरप्राइज सा हो गया। इसका रीजन है, रीजन है। सपोज करिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो अर्जेंट हो, अर्जेंट हो, है ना। उस अर्जेंट सिचुएशन के लिए हमें कुछ, है ना, ऐसा कोई लेजिस्लेचर चाहिए, चल लेजिस्लेचर चाहिए, ऐसा लेजिस्लेचर सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, जो अचानक से कुछ करना हो। अब इस कंडीशन में अगर हम पार्लियामेंट को बुलाते हैं, है ना, तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। इसलिए इसलिए ऑर्डिनेंस लॉ का एक सिस्टम बनाया गया। इसके हिसाब से गवर्नर बाई आर्टिकल 213 एंड प्रेसिडेंट बाई आर्टिकल
1 2 3 उनको ये पावर दी जाती है कि वो एक ऑर्डिनेंस लॉ पास कर सके ना, और ना, हैव पावर टू पास ऑर्डिनेंस लॉ। बट इसमें कैच क्या है, इसमें कैच क्या है, ये भी जो ऑर्डिनेंस लॉ पास होगा ऐसे नहीं हो जाएगा, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ, किसका रिकमेंडेशन, यूनियन, रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट और स्टेट कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट मतलब कि अगर सेंट्रल में हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में है तो प्रेसिडेंट है यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे, और है ना क्या बोलते हैं गवर्नर स्टेट कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे। तो क्या हमें यहाँ पर इनकी रिकमेंडेशन, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डेमोक्रेसी का एंगल लाने की कोशिश की गई है। तो ये रिकमेंडेशन पे उनका होगा। अब इसके कुछ प्लस माइनस भी है, जैसे कि ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि पार्लियामेंट्री है, अर्जेंट सिचुएशन है, अर्जेंट सिचुएशन में ये यूज होगा तो निश्चित बात है फास्ट है। बट ये क्या है, फॉर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा। और इससे क्या मतलब होता है, इट इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है ना। और जब ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम या और कुछ टाइम बाद पार्लियामेंट बैठेगी, जब अगर मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, सेंटर का पार्लियामेंट पार्लियामेंट बैठेगी, इस ऑर्डिनेंस को एनालाइज करेगी और देन इसको अगर पास करती है, इफ पास्ड इट, देन इट बिकम, देन रुकिए, देन इट बिकम स्टैट्यूटरी लॉ। तो आप समझे, है ना। जब है ना क्या बोलते हैं अर्जेंट केस में आपने ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस लॉ हमने लगा डाल दी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, उस अर्जेंट कंडीशन को है ना क्या बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अर्जेंट कंडीशन कैसे उसका कोई चाहिए होता है, उसका लेजिस्लेचर सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो हमने उसको इम्पोज कर दिया। बट मेन पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल के पास है। तो वो क्या करेंगे, जब जब थोड़ा टाइम जो पीरियड है उसके बाद वो बैठेंगे, बैठेंगे सारे और इसको एनालिसिस करेंगे, और फिर अगर वो इसको पास कर देते हैं, इफ पास इट देन इट, ये क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉ बन जाएगी। और स्टैट्यूटरी लॉ है ना क्या बोलते हैं, इज परमानेंट इन नेचर, नेचर नेचर, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, कि एक को है ना क्या बोलते हैं गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जो है ना क्या बोलते हैं आपकी ऑर्डिनेंस लॉ है, गवर्नर और प्रेसिडेंट है ना आपको इसको पास करते हैं, ये टेम्परेरी नेचर की होती है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है, और इसको स्टेट्यूटरी बनने के लिए पार्लियामेंट की है ना क्या बोलते हैं नीड होती है। तो ये आपका हो गया, आपका तीसरा पॉइंट। जो चौथा तरीके का हो गया वो हो गया जुडिशियल, जुडिशियल। इसका जुडिशियल का सिंपल है, जो कि हमारे कोर्ट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं। लॉ कैसे जब वो पार्लियामेंट, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से कुछ लॉ बनाएंगे, तो ये पार्लियामेंट्री जुडिशियल जो हमारे डिसीजंस होंगे, कोई है ना एनालिसिस करके, जैसे अभी कई सारे केसेस हैं, ये केस में ऐसा बताया गया, ये केस में होंगे, ये एक तरीके से जुडिशियल लॉज होंगे। और ये मेड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया चौथा। जो पांचवा है आपका
वो हो गया आपके इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ के कौन सा पार्ट हमारे उसमें होगा, जो एप्लीकेबल पार्ट है, केबल एप्लीकेबल रूल होगा, वो एप्लीकेबल होगा। सपोज अगर मान लीजिए चाइना एंड रशिया कोई आपस में आपस में ट्रीटी करते हैं, उसमें कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई ट्रीटी करते हैं, कोई आपस में एग्रीमेंट करते हैं, तो इंडिया को इससे क्या मतलब है? तो इसमें अगर कुछ है ना एग्रीमेंट के अंदर कुछ लॉज या कुछ है ना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट्स होंगे, वो इंडिया में इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होंगे, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट इंडिया का अगर किसी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, इंडिया का सपोज करिए आपके साथ यूएसए के साथ कोई एग्रीमेंट है, या फिर चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट है, भूटान के साथ कुछ एग्रीमेंट है, रशिया के साथ कुछ एग्रीमेंट है, तो इन पे जो एप्लीकेबल लॉज है वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा, वो इंडिया को उसी हिसाब से करना। जैसे मैंने पहले एग्जांपल मांगे, अगर किसी हम है ना क्या बोलते हैं किसी उसमें ये हो गया कि पॉल्यूशन इमिशन कम करने, तो इंडिया में BS6 आ गया पॉल्यूशन इमिशन को कम करने के लिए, तो एक तरीके से उसका रूल हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में हम इंडिया का पार्ट है, अब उसमें कुछ एग्रीमेंट फॉलो होगा जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, तो हम उस चीज को हम एप्लीकेबल करेंगे उस रूल को। अब इसके बाद हो गए ये इंटरनेशनल रिलेशन, ये थोड़ा थोड़ा है मतलब इसमें, लेकिन आगे हम फर्दर पढ़ेंगे तो हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छे तरह समझ आएगा, तो बेसिक बेसिक चीजें। फिर आता है आपका छठा पॉइंट, आता है बाई लॉज। बाई लॉज क्या हो गया? अब ये अगर मान लीजिए कोई पंचायती राज अब कुछ रूल्स बना रही है, कोई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कोई ना रूल बना रही है, किस लिए रूल बना रही है कि मान लीजिए एंटी टैक्स लगा दे या कुछ ऐसी टैक्स लगा दे जिसकी वजह से, तो इस ना तो इस सबको कहेंगे, जो छोटे छोटे रूल्स होंगे उनको कहेंगे बाई लॉज। तो देखिए इसको ऐसे डेफिनेशन में ऐसे लिखा हुआ है ना, बाई लॉज आर सेट ऑफ रूल्स और laws established by an organization or community to regulate itself itself मतलब अपने आप को रेगुलेट करने के लिए है ना, कुछ है ना क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज लॉज बना दिया जाए जो कि उनको अपने से रेगुलेट करना हो इस तरीके से, जैसे कि और ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए उन पे कोई हायर अथॉरिटी ने लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है ना क्या बोलते हैं कुछ किया कि हमें इतना टैक्स लेना है, मान लीजिए कि हमें इतना टैक्स लेना है, उस टैक्स को जैसे अंग्रेजों के टाइम था कि ये ना क्या बोलते हैं, ये ना हमें उसे इतना लगान लेना, तो ये लगान कौन इकट्ठा कर रहा है, ये हमारे एक राजा इकट्ठा कर रहे हैं या फिर उस ग्राम पंचायत इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक तरीके से उसको तो पैसा देना है, बट आपस में रेगुलेट करने के लिए इस तरह से छोटे छोटे लॉज बनाए गए। और ये हो गया एज अलाउड और provided for by higher authorities। और ये कुछ लिमिटेड रेंज लिमिटेड रेंज ऑफ मैटर्स में ही यूज होता है, ये कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ मैटर्स में ही यूज होता है।
है ना। जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, ये पंचायत ने कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया लोकल एरिया में, तो ये एक तरीके से बाई लॉज हो जाएगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट है, इफ इट वायलेट्स लेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऐसा लॉ लगा दिया जो हमारे नॉट एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बाय लॉज फिर इनवैलिड हो जाएंगे। कुछ मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ऐसे करके लोग तो छोटे छोटे ही रेगुलेशन वो ही लगा सकता है लॉ लॉ जो कि हमारे ऊपर, मतलब कि ये समझ लीजिए कि हमारे या फिर स्टैट्यूटरी लॉज में होगा, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में होगा, या इंटरनेशनल से होगा, या कोर्ट किसी जजमेंट के हिसाब से होगा, तभी पंचायत से छोटे मोटे बाय लॉज लगा सकता है। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कोई बिजनेस कॉरपोरेशन है, बिजनेस कॉरपोरेशन ने कह दिया कि हमें 5 डे वीक रखना है, 5 डे वीक रखना है। अब इसमें 5 डे वीक में ऐसा नहीं कि 12 आवर्स की जॉब कर दे, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेबर लॉ के हिसाब से आपको इतने वीक्स पर डे है, पर सॉरी, इतने वीक्स, सॉरी, इसको ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, लेबर लॉ के हिसाब से आई थिंक 36 आवर्स पर, है ना, पर वीक है। 36 आवर्स, लेट मी चेक। 48 आवर्स, सॉरी, इसको आप हटा लीजिए। 48 आवर्स है। सर मैं आप ही की तरह का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ मैं भी। बट ये है कि मेरे पास नोट्स है तो मैं सेम चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, है ना। आपको सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको कोचिंग करने की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट ना लगे, है ना। ये अब इसको 48 आवर्स है, तो बिजनेस कॉर्पोरेशन के 12 आवर्स की जॉब में 5 डे वीक करके ये इस चीज को वायलेट नहीं करेगा। हाँ, ये कुछ है, रेगुलेट कर सकता है कि 5 डे वीक कर दे या 4 डे वीक करके वो एडजस्टमेंट कर सकता है, बट इससे सुपीरियर लॉ को ये वायलेट नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से रेगुलेशन की तरीके से हो गया। फिर आता है आपका ना, सेवंथ, रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है ना। ये क्या करती है कि, है ना, क्या बोलते हैं, कुछ ऑर्डर इशू कर दे, जैसे क्या, लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए लॉकडाउन कर डाल दिया, तो एक तरीके से इन्होंने, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया। इसी तरह लॉकडाउन में रिलैक्सेशन है, वो भी एक तरीके से ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है। तो एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटिफिकेशन डायरेक्शंस की होगी आपको ऐसे। फिर जैसे डायरेक्शंस है कि, है ना, क्या बोलते हैं, हमें ये ना इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरह की चीजें हैं। ट्रैफिक रूल्स के तरीके से हो गया, रूल्स जो हो गया ट्रैफिक रूल्स जो हो गए, ट्रैफिक रूल्स तो आई थिंक, है ना, क्या बोलते हैं आपके, है ना, इसी में आते हैं, नोटिफिकेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आते हैं, है ना। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट 8,
कस्टम्स, कस्टम्स, कस्टम्स। अब ये क्या है ना, ये जो कस्टम्स है, ये आपके पार्लियामेंट्री प्रोविजंस में नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस में नहीं है। जैसे कि ये हो गया कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के कस्टम्स हम यूज कर रहे हैं जो रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं, जो कि यूनिफॉर्म भी नहीं है ना। और हम लोग इतने साल से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इफ यू डजंट प्रैक्टिस कस्टम, यू आर आर नॉट पनिशेबल बाय लॉ। मतलब अगर आप कह दो कि मैं तो हिंदू हूं और मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, कस्टम हो गया ना, मंदिर नहीं जाऊंगा, तो आपको क्या लॉ उसको है ना क्या बोलते हैं पनिश करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये है ना क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि सुप्रीम लॉ नहीं है। ये आर नॉट पनिशेबल बाय द लॉ। अगर इफ यू डज नॉट प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते या उसको वायलेट करते हैं, तो वो आपको है ना क्या बोलते हैं, लॉ से पनिशेबल नहीं है। बट इन केस अगर कुछ है ना क्या मान लीजिए कुछ ऐसी चीज है जिससे उसकी है ना क्या बोलते फंडामेंटल राइट्स खराब हो रही हैं बाकी सब, जैसे मान लीजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट ही ले ले लीजिए, एक्ट ही ले लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट ही ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो वाइफ है कोर्ट में जा सकती है, कोर्ट में जा सकती है, और कोर्ट क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन देगा, है ना। और उसको क्लेम्स भी देगा और बाकी से होगा। और क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में आ गया और ये लीगली इन्फोर्सेबल हो गया, सेबल हो गया। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट जो हो गया ना, आपका लीगली इन्फोर्सेबल हो गया। बट नॉर्मली जो नॉर्मली हम कस्टम्स हम यूज कर रहे हैं, उसकी उसको ना करने पर हमें कोई पनिशेबल बाय लॉ नहीं है कि हमें पुलिस उठा के ले जाएगी, हमने ये कस्टम हमने फॉलो नहीं किया। बट ये है कि जो कस्टम्स काफी टाइम से चले आ रहे हैं, जर्नल उसका एक्सेप्टेशंस है, और वो है ना क्या बोलते हैं लीगली इन्फोर्सेबल किए जा सकते हैं, मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक ऑर्डर है, तो उस पे है ना क्या बोलते हैं लीगल एक्शन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो ये टोटल इतने तरीके के आपके है ना क्या बोलते हैं 8 तरीके के आपके ना टोटल टाइप्स के लॉज होते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सबको, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।